हेलो एवरीवन। तो 11th की ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज लेक्चर 2 है। आज हम इस लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो समय खराब किए बिना देखा जाए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको क्या बताया, एक फार्मूला हमने आपको बताया है, मोलम शरणम गच्छामि। मोल की शरण में जाइए और अपना उत्तर पाइए। तो देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, लेकिन हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो चूंकि 1 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होती है, 1 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक H है, H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, H का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यहाँ पर देखिए जो H है, H का परमाणु क्रमांक 1 है। ध्यान देंगे, H का परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन में कितनी होगी, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो 8 और 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो एक ही है, 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। तो 1 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसको गुणा भी किया जाएगा, 6.023 गुणा 10 की घात 23 से इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इससे इसको गुणा कर दीजिए तो आप देखिए 18 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए, H2O में इलेक्ट्रॉन कितने, 10 हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हाइड्रोजन में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो 8 होगी। तो 8 और 2 कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 है ना, लेकिन 10 है किसमें, H2O के एक अणु में है ना 10 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23 के। तो इसका मतलब 6.023 गुणा 10 की घात 23 में कितने होंगे, तो 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 होंगे। इसलिए 1 ग्राम में, ये कितने में होगा, 18 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसलिए 1 ग्राम में कितनी होगी, 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 18। ठीक है, इसलिए 1.8 ग्राम पूछ कितने में रहा, 1.8 ग्राम में पूछ रहा है ना, तो 1.8 ग्राम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 18। और यहाँ गुणा किससे हो जाएगी, 1.8 से गुणा हो जाएगी। पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 18 एकम 18, 18 एकम 18 हो गया। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो आंसर है वो क्या आ गया, 6.023 गुणा 10 की घात 23। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, चॉकलेट क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारा आंसर, ये हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट है, करेक्ट है एकदम, यही ए आंसर करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। डाउट केवल एक ही जगह पर आपको हो सकता है, वो है ए वाली जगह। ए वाली जगह का मतलब H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। अब हम यहाँ बात कितनी की कर रहे हैं, 1 मोल की, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो जो मोल का जो नंबर उससे गुणा तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होती हैं कोई भी चीजें, मान लो 12 पेंसिल हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर जो है 12 होती है, अब एक दर्जन है तो एक दर्जन में कितने होंगे, तो आप 12 से उसको 1 को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तब तो आपकी जो एग्जैक्ट नंबर है तब तो आएगी 12।
तो उसी तरह से 1 मोल किसके बराबर होता है 6.023 10 की घात 23 के। अब एक H2O में इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो 1 मोल में कितने होंगे 6.023 10 की घात 23 और गुणा कर दी जाएगी 10 से। तो कुल मिलाकर के 1 मोल H2O में, एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 गुणा 6.023 10 की घात 23 होगी। और 1 मोल का अणुभार कितना होता है 18 ग्राम। H का 1, 2H का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हो गया 18 हो गया। इसका मतलब 18 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 गुणा 6.023 10 की घात 23 हो गई। 18 में इतनी है तो 1 में कितनी है, तो 1.8 हमसे पूछा गया है, तो उसमें कितनी है कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया और आंसर मिला हमें ये। ठीक है, तो आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है, बस क्या आ गया यहाँ पर मीथेन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो वैसे ही निकालना है आपके लिए, मूलम शरणम गच्छामि। आंसर देखिए इसका। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को रोक करके पहले इसको कर लीजिए और फिर जब मैं करूं फिर आप देखिएगा आपका मैच किया या नहीं। ठीक है, आप कर सकते हो सर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 मोल, चूंकि हम 1 मोल से मतलब है हमारा 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन तो 4 हो गया और परमाणु क्रमांक किसका है 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो इसको करने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही आंसर आएगा जो अभी पिछले क्वेश्चन का आया था। लेकिन हाँ, इस बार मान चेंज है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मान चेंज है, चेंज आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर चेंज आएगा, पक्का आएगा चेंज। देखिए यहाँ पर 1 मोल का भार कितना, 1 मोल CH4 का भार कितना, कार्बन का कितना होता है 12, परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है, तो 12 और इसका 1 होता है, तो 4 और 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही आंसर आएगा क्योंकि 16 है और 1.6 है, तो जो पिछले सवाल का आया है वैसे ही इसका आएगा। ठीक है, तो ये रहा, तो इसका मतलब 16 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इसलिए 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 ग्राम में कितनी होगी 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। यहाँ 022 लिखा हो या 23 एक ही बात है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसलिए हमें कितना दिया है 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम में कितनी होगी 10 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे हो गया 16 और गुणा 1.6, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए, क्या होगा 16 एकम 16 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23। सेम वही आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर चेंज है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सेम क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10m HCl के 100 ml को 10m Na2CO3 10m Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 12th में भी विलयन चैप्टर, पहला चैप्टर ये 12th में, वहां पर भी ये खूब पूछा जाता है, बोर्ड के द्वारा भी पूछा गया है। ये 12th में भी क्वेश्चन है, 11th में भी है। चूंकि इस चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारा कुछ कवर होता है। ठीक है, तो 12th में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा गया। देखिए सवाल को किया जाए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10m HCl के 100 ml, 10m HCl के 100 ml, एक विलयन ये है और दूसरा विलयन जो हमारे पास हमें दिया गया है वो 10m Na2CO3 के 75 ml। अब वो कह रहा है कि दोनों को मिला दिया गया,
दोनों को मिला दिया गया। दोनों को मिलाने से क्या हुआ कि जो परिणामी विलयन है वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, HCl अम्ल है, हमें दूर से दिख रहा है। Na2CO3 कौन होता है? Na2CO3 का विलयन अम्लीय होगा। इसके विलयन की केवल बात कर रहे हैं, अभी परिणामी विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसके विलयन की बात कर रहे हैं। ये विलयन कैसा होगा? तो हमेशा ध्यान रखो, जब Na2CO3 का आप क्या करेंगे जल अपघटन, तो आपको मिलेगा 2NaOH और प्लस H2CO3, 2NaOH प्लस H2CO3। यहाँ पर 2 H2 इन्वॉल्व होंगे, 2H 2OH, 2H H2CO3 बना लेंगे, 2 OH और 2 Na क्या बना लेंगे? 2 NaOH। ठीक है, यानी दो जल के अणु यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे हो ना? 2H OH ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 OH और 2 Na मिलकर के 2 NaOH बना लेंगे और 2H H2 और CO3 बना लेंगे। क्लियर है ना? लेकिन बात ये नहीं कि NaOH और H2CO3 बना लेंगे, बात ये है कि NaOH एक प्रबल क्षार है, प्रबल, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, और ये अम्ल कैसा होता है? दुर्बल होता है, यानी कम आयनित होता है, H आयन कम देता है, ये OH आयन ज्यादा देता है। तो विलयन में OH आयनों की संख्या H आयनों की संख्या ज्यादा होती है, जिस कारण जो इसका जो विलयन होगा परिणामी, क्योंकि ये दुर्बल है ये प्रबल है, तो इसका जो परिणामी विलयन होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। यह बात ध्यान रखनी है, यह बात ध्यान रखनी है बच्चों, तभी आगे की बात हम कर पाएंगे। इसका विलयन, केवल इसके विलयन की बात कर रहे हैं हम, इसका विलयन क्षारीय होगा Na2CO3 का। तो एक विलयन आपके पास क्षारीय है और दूसरा विलयन आपके पास अम्लीय है। तो अम्लीय क्षारीय, उसका कहना क्या? पहले सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा है कि HCl और Na2CO3 दोनों को मिला दिया गया, मिला दिया गया, देखो दोनों को मिला दिया गया, तो परिणामी विलयन कैसा होगा? परिणामी विलयन भैया कैसा होगा? यानी ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय दोनों विलयनों को मिला दोगे तो कैसा विलयन आपको मिलेगा? तो आप सोचोगे अम्ल क्षार मिला दो तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन इनकी अलग अलग मात्राएं दी हैं। ये 10 HCl के 100 ml दिए हैं, ये 10 Na2CO3 के 75 ml दिए हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में बचेगा कौन? क्या दोनों पूरे पूरे उदासीन हो जाएंगे या दोनों में कोई एक बचा रहेगा? अगर दोनों पूरे पूरे उदासीन हो जाएंगे तो विलयन उदासीन हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों में कोई एक बचा, अगर HCl बचा तो विलयन अम्लीय होगा, परिणामी विलयन, और अगर Na2CO3 बचा तो परिणामी विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब कैसे ये पता लगाया जाएगा कि विलयन में बच कौन रहा है? दोनों को जब मिला देंगे तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, पूरा विलयन ही उदासीन हो जाएगा या इनमें से कोई एक खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा। तो देखा जाए कौन यहाँ पर इस महाभारत के युद्ध में बचता है और कौन खत्म होता है, इस पर चर्चा की जाए। ठीक है, आपका एग्जाम भी किसी युद्ध से कम नहीं होता है, तो इसको युद्ध स्तर पर लेना चाहिए और आपको मन से पढ़ाई करना चाहिए। अब देखिए, दो विलयन हमारे पास हैं, हम दोनों विलयनों को अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 HCl के 100 ml। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? मिली मोल निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? मिली मोल निकाले जाते हैं। तो HCl के मिली मोल क्या होते हैं बताइए? मिली मोल होते हैं NB। ठीक है, नॉर्मलता और आयतन की गुणा कर दो तो आपको मिली मोल प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, n तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास m है। हमारे पास क्या है? m है। तो m से हम n निकाल सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। हमने आप लोगों को बताया होगा N/m बराबर अम्लीयता या क्षारीयता। ये अम्ल है, अम्ल की क्या होती है? क्षारीयता होती है। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। ये बहुत ही जरूरी बात है बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। क्यों जरूरी बात है? कारण है उसका। देखिए, HCl अम्ल है, अम्ल की क्या है? क्षारीयता है। कारण क्या है? क्योंकि अम्ल क्या करेगा? क्षार को उदासीन करेगा। अम्ल क्षार को उदासीन करेगा, इसलिए अम्ल की होती है क्षारीयता। हमेशा ध्यान रखो, अम्ल क्षार को उदासीन करता है, इसलिए अम्ल की होती है क्षारीयता। क्षार अम्ल को उदासीन करता है, इसलिए क्षार की होती है अम्लीयता।
अब कितनी अम्लता होगी, कितनी क्षारता होगी? देखिए, अम्लता किसकी वजह से होती है? एच आयनों की वजह से। क्षारता किसकी वजह से होती है? OH आयनों की वजह से। तो किसी अम्ल के पास जितने H आयन होंगे उसकी उतनी ही क्षारता होगी, किसी क्षार के पास जितने OH आयन होंगे उसकी उतनी ही अम्लीयता होगी। H आयन किसको बताएंगे? क्षारीयता को। OH आयन किसको बताएंगे? अम्लीयता को, क्योंकि अम्ल करेगा क्षार को उदासीन, इसीलिए अम्ल की होगी क्षारीयता। क्षार करेगा अम्ल को उदासीन, इसीलिए क्षार की होगी अम्लीयता। अम्ल की उतनी ही क्षारीयता होगी जितने वो H आयन दे सकता है। जैसे HCl यहाँ पर एक H आयन दे सकता है, तो HCl की क्षारीयता कितनी होगी? 1 होगी। H2SO4 यहाँ पर 2 H आयन दे सकता है, तो इसकी क्षारीयता कितनी होगी? 2 होगी। H3PO4 3 दे सकता है, तो इसकी क्षारीयता कितनी होगी? 3 होगी। NaOH 1 OH आयन दे सकता है, अम्लता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस 2 दे सकता है, तो कितनी होगी? 2 होगी। AlOH का होल थ्राइस कितने दे सकता है OH आयन? 3 दे सकता है, तो अम्लता कितनी होगी? 3 होगी। तो ये रही बात हमारी अम्लीयता और क्षारीयता की। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो, और लाइक शेयर कमेंट ये चीज़ें कर ही दिया करिए। कहते हुए अच्छा नहीं लगता है बार बार। ठीक है, कमेंट आप जरूर करिए, उससे क्या पता लगता है कि हमें खुद मालूम पड़ता है कि बच्चे उस वीडियो के बारे में, उस लेक्चर के बारे में क्या अपना विचार रखते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा बताइए, अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को बताइए, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट भी रहते हैं कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा हिम्मत भी आती है, टीचर को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई बच्चे ने कोई कमेंट किया है तो अगली वीडियो में हम उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो ये सब कर लिया करिए, कमेंट कर लिया करिए, लाइक कर लिया करिए वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि अभी जल्दी में ही ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो लोगों को पता भी लगना चाहिए। पहले बताना पड़ता है लोगों को, बाद में तो लोग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो HCl के मिलीमोल NB, अभी तक मैंने यूट्यूब पर, चैनल तो बहुत दिन का है लेकिन यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब मैंने निश्चित कर लिया है कि यूट्यूब पर आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलती ही रहेगी। जब मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्टिव आपको मतलब भर के हो गए हैं, तो फिर मैं न्यूमेरिकल की सीरीज भी इस पर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो HCl के मिलीमोल, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, HCl के मिलीमोल हमें निकालने हैं, जिसके लिए हमें N चाहिए, B चाहिए। B हमारे पास है, N हमारे पास नहीं है, हमारे पास M है। तो N बटे M हमारा कितना है? 10 है। क्षारीयता हमारी कितनी है? क्षारीयता इसकी HCl 1 H आयन देगा तो क्षारीयता 1 होगी, तो N बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो N 10 हो गया, गुणा आयतन भी कितना है? 100 हो गया, तो ये कितना आ गया? 1000। तो इसके कितने मिलीमोल हैं? 1000 मिलीमोल हैं किसके? HCl के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? Na2CO3 के। Na2CO3 के मिलीमोल बराबर कितने होंगे? NB, इसमें भी फंडा तो वही है। अब हमें N चाहिए इसका भी, तो निकाल लीजिए N। इसका N क्या होगा? N बटे M बराबर क्या होगा? N बटे M बराबर अम्लीयता या क्षारीयता होता है। जरा ध्यान दीजिए, Na2CO3 ना अम्ल है ना क्षार है, एक ऐसा है, ये जो है लवण है। तो लवण जब दिया होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो ध्यान दीजिए, तब लिखा जाएगा धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। तब हम वहां पर धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या देखते हैं, तो आएगा धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या आएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या देगा? Na2CO3 टूटेगा तो क्या देगा? 2Na पॉजिटिव देगा प्लस CO3 डबल निगेटिव देगा। तो 2 धनावेश हैं, 2 ऋणावेश हैं, कोई एक ही काउंट किया जाएगा, दोनों काउंट नहीं किया। N बटे M कितना है? 10 है। धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या कोई एक काउंट कर लीजिए, तो 2 है,
तो n कितना आ गया, 2 गुणा 10 बराबर 20 आ गया, ये 20 आ गया। तो ये 20 है और ये गुणा जो इसका आयतन है, आयतन कितना है, आयतन कितना दिया हुआ है, देखिए आयतन कितना दिया हुआ है 750, 750 है 75 है, ठीक है 75 है, ओके 75। तो बराबर क्या आ जाएगा, 0, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1500 मिलीमोल आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने 10 m HCl के 100 ml की बात की, यहाँ पर हमने 10 m Na2CO3 के 75 ml की बात की और उसके लिए हमने Na2CO3 के मिलीमोल प्राप्त किए। तो यहाँ पर Na2CO3 के मिलीमोल कितने हैं 1500 और HCl के मिलीमोल कितने हैं 1000 है। तो जब दोनों विलेनों को मिलाया जाएगा तो इसके 1000 इसके 1000 द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी ये तो बिल्कुल खत्म, ये तो बचेगा नहीं विलेन में, बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं बचेगा। इसके 1000 इसके 1000 को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे तो ये HCl बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। बचेगा कौन, बचेगा Na2CO3, कितने मिलीमोल बचेंगे 500, तो 500 ये बचेगा, यानी Na2CO3 बचेगा, इसके मिलीमोल कितने होंगे, बचेंगे 500 बचेंगे, तो यही बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने बताया इसका विलेन कैसा है, क्षारीय है, तो यही बचेगा। और इसका विलेन कैसा है, क्षारीय है, हम बता चुके हैं शुरू में ही, ठीक है क्षारीय है तो विलेन कैसा, ये बचेगा ही नहीं, अम्ल तो बिल्कुल खत्म हो गया, जो विलेन बचेगा Na2CO3 का वो क्षारीय है, तो विलेन कैसा हो जाएगा, परिणामी विलेन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये वाला प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धातु यम हमें दी हुई है कि ऑक्साइड में भारानुसार 40% ऑक्सीजन है, ठीक है। धातु का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 24। पूछ क्या रहा है, मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा, M2O होगा या M2O3 होगा या IMO होगा या M3O4 होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमने आप लोगों को कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ध्यान दीजिए क्या होगा इसका आंसर करते हैं। देखिए 40% क्या है, ऑक्सीजन है, तो धातु की परसेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑक्सीजन है वो कितना है, 40% ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन 40% है, तो धातु यम कितनी होगी, यम होगी, इसका मतलब 60% बचा हुआ, तो 60% होगा 100 - 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक टेबल बनाई जाती है, उसका आप लोग ध्यान रखिए, तत्व परमाणु भार, तत्व परमाणु भार, फिर आता है प्रतिशतता, फिर आता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, बटे परमाणु भार, फिर आता है सरलतम अनुपात आता है, ठीक है, फिर सरलतम अनुपात आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, जो एक है वो करते जाओ। तत्व कौन है, एक यम है और एक मतलब एक धातु है मेटल और ऑक्सीजन है। परमाणु भार इसका कितना है, परमाणु भार दिया हुआ है, धातु का परमाणु द्रव्यमान 24 है, तो इसका 24 है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है। इसकी प्रतिशतता कितनी दी है, यम 60% दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार कर दो, यानी 60/24 और ये कर दो 40/16, तो कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, 2 × 3 = 6 और 2 12 हो गया, इस 12 से भाग कर दो सीधे, तो क्या आएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ऐसी 16 40 को भाग कर दो, 16 दूनी 32 और कितना बचा 8, 16 पंजे 80, सॉरी
16 पंजे 80, तो 2.5 आ गया। सरलतम अनुपात कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर जो मान आते हैं उनमें से जो मान सबसे कम होता है उससे सबको भाग कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बराबर ही आ गए हैं तो दोनों की ही बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/5/2/5 बराबर क्या आ जाएगा 1। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 2.5/2.5 बराबर क्या आ जाएगा 1। 2.5/2.5 बराबर क्या आ गया 1। 2.5/2.5 बराबर क्या आ गया 1। अतः मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? अतः ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या होगा? m कितना आया है 1, O कितना आया है 1, यानी कितना होगा MO होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हमारा ऑप्शन सी सही, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही सुंदर सवाल। ठीक है, 1 मोलर विलयन का अर्थ क्या हुआ? 1 मोलर विलयन का अर्थ हुआ मोललता बराबर कितनी है 1 मोल प्रति किलोग्राम, यानी इसमें जो मोल होंगे विलेय के मोल होंगे कितने होंगे 1 मोल। विलेय का 1 मोल घुला है, इसका मतलब क्या है 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हुआ, यानी N1 आपका क्या हो गया 1 हो गया, 1 मोल घुला है। ठीक है, और H2O की जो मोललता होती है वो कितनी होती है? H2O की मोललता होती है 55.56 मोल प्रति किलोग्राम, यही तो होती है ना। इसका मतलब इस जो N2 हो गया वो क्या हो गया, या फिर इसे स्मॉल n मान लो, इसे कैपिटल N मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि H2O के 1 किलोग्राम में 55.56 मोल हैं, तो वो तो एक ही हो गया, हमें एक एक से क्या करना है। ठीक है, यानी कैपिटल N बराबर कितना आ गया 55.56 आ गया बेटा। तो हमारे पास स्मॉल n और कैपिटल N दोनों हैं। अब मोल प्रभाव निकाल लीजिए। तो काई, अतः काई क्या निकालना है किसका, विलेय का, विलेय का निकालना है ना। तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, विलेय कौन है यहाँ पर, यही तो विलेय है जिसकी जो 1 मोलर विलयन। ठीक है, तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n कितना है 1 बटे 1 प्लस 55.56 बराबर क्या आएगा 1 बटे 56.56। तो बराबर आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो आपको मिलेगा 0.018। इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, 11th के लिए तो है ही है, प्लस 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12th में भी विलयन चैप्टर है ना, तो उसमें इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखा जाए, ये क्वेश्चन है 1 AMU का मान है, तो हमेशा ध्यान रखिए 1 AMU 931 MeV के बराबर होता है। 1 AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट एटॉमिक मास को जब आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी में, मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1 AMU का जो मान होता है वो 931 MeV होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O और H2O2 निम्नलिखित में से कौन से नियम को दर्शाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। H2O व H2O2 निम्न में से कौन से नियम को दर्शाते हैं, आपको ये बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तत्व की मात्रा स्थिर है, वो एक तत्व कौन है? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और H2O2 दिया हुआ है। एक तत्व की मात्रा स्थिर है 2 ग्राम, इसके 2 ग्राम लिए जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन के कितने ग्राम से क्रिया कर रहे हैं?
इसके तो ये तो स्थिर मात्रा होगी, ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिया जा रहा है, यहाँ कितना लिया जा रहा है 32 लिया जा रहा है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, गुणा से हमें अनुपात मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये गुणित अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम पढ़ाया है आपको। वहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ये एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे, जिसमें आप लोगों के लिए N2, 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 N2 स्थिर रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बदलती है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 48 है, यहाँ 64 है, यहाँ 16 पंजे 80 है। तो इनके बीच में कौन सा अनुपात, कौन सा जो है नियम अप्लाई हो रहा है, ये किस नियम के तहत, किस नियम के तहत ये आपस में रासायनिक संयोग कर रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, किस नियम के द्वारा, गुणित अनुपात का नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हमेशा ध्यान रखो, जो गुणित अनुपात का नियम है उनमें कोई दो तत्व होते हैं, सिर्फ दो तत्व, उनमें एक तत्व की मात्रा स्थिर रहती है और उस स्थिर मात्रा से दूसरे तत्व की विभिन्न मात्राएं क्रिया करती हैं जो आपस में पूर्ण गुणित होती हैं। इसीलिए हम इसके लिए क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। बाकी स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम में 3 तत्व होते हैं, बताया है आप लोगों के लिए, इस तरह का मैंने ट्राइएंगल बना करके पढ़ाया होगा व्युत्क्रम अनुपात के नियम को। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम की जो तत्वों का अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है, जैसे H2O में 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो इन दोनों के बीच में अनुपात कैसा है, 2:1 स्थिर है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, ये होगा H2O और H2O2, ठीक उसी प्रकार जैसे N2O और N2O2 गुणित अनुपात का नियम दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार से H2O व H2O2 भी गुणित अनुपात का नियम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में इतना ही रखा जाए, वरना वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा लेक्चर आपका ज़्यादा डेटा खर्च कराएगा। तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए एक लेक्चर में, मैंने बोला ना क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वही बात है, अब जल्दी कर दोगे तो फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। भले ही 4, 5, 6 क्वेश्चन हो पाएंगे अगर एक लेक्चर में, या तो फिर लेक्चर बड़ा करो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई बड़े क्वेश्चन होंगे, कोई छोटे क्वेश्चन होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पर डे मिल रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इस क्लास को बिल्कुल रेगुलर आप लोग अटेंड करते रहिए। अल्टरनेट वीडियो आएंगे, एक दिन 11th का आएगा तो एक दिन 12th का आएगा, अगले दिन 12th का, फिर 11th का, फिर 12th का, फिर 11th का, फिर 12th का, इस तरह से क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, शाम को 7 बजे, तो आप लोग शाम को 7 से 8 या 8 से 9 किसी भी टाइम देख लिया करिए। ठीक है, अगर कहीं बाहर हैं तो बाद में देख लिया करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।